मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा संचालनालय ने निजी अस्पतालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। ये सख्ती रोगियों से अधिक चार्ज लेने की शिकायतों के चलते की जा रही है। प्रदेश के सभी निजी नर्सिंग होम एवं क्लिनिक के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी संचालकों को रोगियों की संख्या और उनसे लिए जाने वाले शुल्क का चार्ट अस्पताल में अलग से प्रदर्शित करना होगा। लगातार सख्ती के बावजूद कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या एवं निजी अस्पतालों में रोगी के परिजनों से अधिक शुल्क वसूलने की संभावना को देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में बढ़े कोरोना संक्रमण से सरकारी स्कूलों की परीक्षाओं पर भी असर पड़ने लगा है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्राचार्य अपने स्तर से अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण जिलों में अलग अलग परिस्थितियां होने के कारण टाइम टेबल की समय सीमा समाप्त की जाती है। इसके साथ ही स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का कर दिया गया है। यह आदेश आगामी नए आदेश आने तक प्रभावी रहेंगे। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने इसके आदेश जारी किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गुरुवार की शाम 4:30 बजे इमलिया घाट में भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह के पक्ष में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि मैंने एवं प्रहलाद पटेल ने प्रद्युम्न और राहुल सिंह से बात की और फिर दोनों भाजपा में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं हाथों हाथ उठाकर मुख्यमंत्री बनाई गई थी, लेकिन जब तिरंगे का मामला आया तब मैं जमानत ले सकती थी, पर मुझे अटल जी और अडवाणी ने कहा था कि देखो ये मामला तिरंगे का है। जहाँ पर तिरंगा फहराने की रोक लगी हुई थी वहाँ मैंने तिरंगा फहराया था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई आपराधिक मामला हो, ये तो तिरंगे की शान का मामला है, तुम जमानत ले लो। लेकिन मैंने कहा था कि यदि मैं जमानत ले लूंगी तो मुझे स्वीकार करूंगी कि मैंने अपराध किया है। उन्होंने कहा जब तक राम मंदिर का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास नहीं किया था तब तक मीडिया मुझसे राम जन्मभूमि मंदिर में सहभागिता के बारे में लगातार पूछता ही रहा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में करीब 22 जवान शहीद हुए थे और माओवादियों ने एक जवान को अगवा भी कर लिया था। करीब 5 से 6 दिन माओवादियों के इलाके में रहने के बाद कल यानी गुरुवार को जवान राकेश्वर सिंह मनहास को एक जन अदालत लगाकर रिहा कर दिया गया है। बता दें जवान की रिहाई बिना किसी शर्त के हुई है। जानकारी के मुताबिक माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन बात करने आएगा, उसके बाद उनकी बातों को मानकर जवान को रिहा कर दिया जाएगा। जिसके बाद सरकार की तरफ से मध्यस्थता करने के लिए एक टीम पहुंची थी। इस टीम में कुछ नेता, स्थानीय लोग और पत्रकार शामिल थे। जोनागुड़ा के जंगल में नक्सलियों ने अदालत लगाई जहां करीब 20 गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। उसके बाद बिना किसी शर्त के माओवादियों ने जवान राकेश्वर सिंह को मध्यस्थता करने गई टीम को सौंप दिया। इसके बाद जवान राकेश्वर सिंह पत्रकारों के साथ उनकी बाइक पर बैठकर घर पहुंचे। बता दें बीजापुर की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा भी किया था, जहां उन्होंने घायल जवानों से बात भी की थी और राकेश्वर सिंह के परिवार से भी मिले थे। वहीं जानकारी मिली है कि राकेश्वर सिंह के वापस आने के बाद अमित शाह ने उनसे एक बार और फोन पर बात की है। इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। हालांकि समीक्षा बैठकों में लगातार अफसर सीएम के सामने ये दावा कर रहे हैं कि इलाज के लिए पर्याप्त इंतजामात हैं, पर हकीकत इससे कोसों दूर है। अस्पतालों में इलाज के क्या हालात हैं, इस महिला से सुनिए, जिसने हाल ही में कोरोना से अपना बेटा खोया है। उसके बाद अस्पताल में इसके परिवार के साथ जिस तरह से सलूक हुआ उसे अमानवीय कहना ही मुनासिब होगा। हमारे वो व्यक्ति हमारा मरा रखा है वहाँ पे और बोल रहे हैं कि है ना तुम ब्लड टेस्ट कराओ, मरे मुर्दे में कहाँ से खून निकलेगा। बहुएं हमारी दोनों है ना दोपहर भर भटकती रही बेचारी, इंजेक्शन के लिए कहाँ नहीं गई हैं। तो उन्होंने हमारे बेटे को कहा गए अंदर, वो मैडम बोलती कि है ना मैं तो पेशेंट हूँ, मैं मतलब पेशेंट हूँ तो फिर इंजेक्शन बेचने की तैयारी क्यों। जैसे हम लोगों ने वीडियो बनाना चालू करे वो इतनी तेजी से भागी कि कुछ पूछना। हमारी बहू वहाँ बेहोश हो गई इमरजेंसी में, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये क्या है। और वो मुख्यमंत्री वहाँ बैठे बैठे सभाएं ले रहा है। क्यों बना तू मुख्यमंत्री? बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिक को। जिस दिन पब्लिक है ना रोड पे आ गई ना इतना मारेगी कि उनको समझ में आ जाएगा। सिर्फ जनता को लूट रही है। वो लोग कभी गरीब क्यों नहीं हो रहे, मध्यम वर्गीय क्यों? ले खाना, दुकान बंद, काम धंधा बंद, सब दिन का लॉकडाउन। कलेक्टर मनीष ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन भी बंद, सब चीजें ब्लैक में बेचो। अरे कितना खाएगा, रोटी खाएगा, नोट नहीं चबाएगा। तेरे घर में जिस दिन मर के बाहर आएंगे ना तो माथा ठोक के रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे आज मेरे घर का गया बेटा, चलो ठीक है हम लोग तो संभल जाएंगे। कितने लोगों के घर उजड़ रहे हैं वहाँ पे।
और ऐसे लावारिस जैसा पटक के रखा है। कल रात में मेरा इतनी चिकचिक हुई कि कुछ पूछो मत। है बोले इमरजेंसी में जब डॉक्टर नहीं तो क्यों अस्पताल खोलते, क्यों जनता का हम लोग टैक्स जमा करते, करोड़ों रुपए लगाते हो तुम वहाँ पे, क्यों खोल रहे हो? इससे अच्छा तो हमारे एमवाई में उतनी फैसिलिटी कर दो ना। सिर्फ ठेकेदारों से पैसा खाना, इससे खाना उससे खाना। अरे काय को ऐसा काम कर रहे हो तुम लोग भाई? सारे नेता मंत्री विधायक सब यही चल रहा है। अरे क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो तुम? इस मां के दर्द को एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है। लिखा है कि इस मां की वेदना को सुनिए, जिसके बेटे का शव अस्पताल में नीचे पड़ा है और जो मुख्यमंत्री और इंदौर कलेक्टर के लिए बोल रही है। कांग्रेस ने इस ट्वीट में दावा किया है कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, हर घर में बीमार पड़ा है और पूरी सरकार फेल हो चुकी है। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश के हालात अजब ही हो रहे हैं। यूं तो शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से सख्त तेवर अख्तियार करने के संकेत दे रहे हैं। कभी मार दूंगा, कभी गाड़ दूंगा, टांग दूंगा जैसे शब्दों के साथ वो सख्ती दिखा भी रहे हैं। पर हाल ही में ऐसा वाकया हुआ जिसे सुनकर लगता है कि उनकी इस सख्ती का असर कुछ खास हो नहीं रहा है। इस घटना को सुनेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि सीएम की ये सख्ती शायद किसी काम की नहीं है। ये मामला वन विभाग का है, जहां एक वन रक्षक ने वन मंत्री से ही रिश्वत मांग ली। हुआ ये कि इटारसी के पास सुखतवा से तैयार होकर सागौन का फर्नीचर भोपाल जा रहा था। इस फर्नीचर से भरे वाहन को सुखतवा में पदस्थ वन रक्षक ने रोक लिया। वन रक्षक ने वाहन को रवाना करने के लिए रिश्वत मांगी। मजेदार बात यह थी कि जिससे रिश्वत मांगी जा रही थी उस वाहन में भरा सामान वन मंत्री के घर ही जाना था। केवल इतना ही नहीं, ड्राइवर ने जो बिल दिखाया उस पर भी वन मंत्री का नाम ही लिखा था। इसके बावजूद वन रक्षक नहीं माना और रिश्वत लेकर ही वाहन को रवाना किया। इससे भी ज्यादा हैरानी ये जानकर होगी कि उस वन रक्षक पर वन विभाग ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है, सिर्फ जांच का आश्वासन दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वन मंत्री के काम की ही रिश्वत देनी पड़े तो आम जनता का काम कैसे होता होगा। लंबे समय बाद चुनावी रण में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक साथ नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव 2018 तक ये नजारा आम था, जब सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक साथ एक मंच पर नजर आते थे। पर पिछले साल सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद से ऐसी तस्वीरें चुनावी मैदान में कम ही दिखाई दी। विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी ऐसे नजारे कम ही दिखे कि सिंधिया और दिग्गी साथ साथ हों। पर अब दमोह उपचुनाव में ऐसा हो सकता है कि दोनों फिर साथ आएं। इसका ये कतई मतलब नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी करने वाले हैं या फिर दिग्विजय सिंह अपनी आस्था बदलकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। दोनों नेता अपने अपने दलों में ही रहेंगे और वहीं रहकर चुनाव प्रचार करेंगे। हुआ दरअसल ये है कि सिंधिया का नाम चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में शामिल होते ही कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। मतलब ये माना जा रहा है कि राजा महाराजा को टक्कर देंगे या महाराजा राजा को ललकारेंगे। जो भी होगा, पर चुनावी मैदान में दोनों बड़े नेता लंबे अरसे बाद आमने सामने नजर आएंगे। अब इस चुनावी जंग का नफा नुकसान कौन सी पार्टी भुगतती है, ये भी देखने वाली बात होगी।